हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी, और वोकेबुलरी का ये है सेट नंबर 22। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम इस वीडियो में ये 10 शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहला है कंसेक्यूटिव, पेनिटेंशियरी, इंटर्न, कॉन्ट्राबैंड, टॉलरेंस, कोलेट्रल, हैंकरिंग, मेटिकुलस, फोरसाइट और इवेड। ये हमारा क्विज है जो हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहला वर्ड है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे आपने सुना होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद आता है दो के बाद आता है 3, 4। तो ये कैसे नंबर हैं? कंसेक्यूटिव। सिलसिलेवार, एक सिलसिला है इनमें, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ये आसान है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट शब्द नहीं है। आप इसे क्रम अनुसार भी कह सकते हैं या क्रमानुगत भी कह सकते हैं। क्रमानुगत या क्रम अनुसार। सिलसिलेवार, एक के बाद एक आने वाला। अनुक्रमिक भी कह सकते हैं। सक्सेसिव मतलब अगेन, लगातार, एक के बाद एक। सक्सेसिव ईयर्स मतलब लगातार जो साल हैं वो। सक्सीडिंग मतलब एक के बाद दूसरा जो आता है उसे सक्सीडिंग बोलते हैं, और जो उससे पहले वाला होता है वो होता है प्रीसीडिंग, पिछले वाला। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का सक्सीडिंग नंबर क्या है? 6, और प्रीसीडिंग नंबर क्या है? 4। प्रीसीडिंग। अब मान लीजिए कोई पद है, तो जैसे अभी की बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री कौन है? इनकम्बेंट प्रधानमंत्री कौन है? मतलब जो अभी पद पर हैं, नरेंद्र मोदी। इनके प्रेडेसेसर कौन थे? प्रेडेसेसर मतलब इनसे पिछले वाले, मनमोहन सिंह, राइट। और इनके बाद कौन आएंगे वो भी हमें पता नहीं है। तो सक्सीडिंग मतलब बाद में, उसके अगला, और प्रीसीडिंग मतलब उससे पिछला। बैक टू बैक मतलब भी होता है लगातार। आज मैंने बैक टू बैक 4 चैप्टर पढ़े, यानी लगातार, एक के बाद एक। बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक। सिक्वेंशियल मतलब भी होता है क्रम से, सीक्वेंस बनता है जिसमें। अब जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? एक सीक्वेंस है, सिक्वेंशियल। क्रोनोलॉजिकल मतलब भी वही होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की क्रोनोलॉजी लिखते हैं कि भाई उनका जन्म 1902 में हुआ, फिर 1914 में वो दूसरे देश में शिफ्ट हो गए, 1920 में वो स्कूल गए, 1930 में वो कॉलेज गए, फिर उनकी डेथ हो गई 1970 में। तो ये उनकी क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी हमेशा एक के बाद एक आती है। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आप 1914 पहले कर दें और 1902 बाद में, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें क्रम से आपको लगाना होगा, तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, जो क्रोनोलॉजी से आए। तो इसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, जो लगातार ना हो। अब जैसे मान लीजिए मैं 1 के बाद लिख रहा हूँ सीधा 4, 4 के बाद लिख रहा हूँ मैं 11, तो ये कोई क्रम नहीं है इसमें, ये टूटा हुआ है, ब्रोकन चेन है, टूटी हुई चेन एक तरह से, ब्रोकन। इंटरमिटेंट मतलब जो अंतराल के बाद आता है, इंटरमिटेंट, रुक कर। जैसे आज बारिश हो रही है, लगातार हो रही है क्या? कंटिन्यूअल हो रही है? कंटिन्यूअल या कंटिन्यूस है? कंटिन्यूअल और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है? कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल होता है लगातार, बिल्कुल बीच में रुकी नहीं रही है, कंटिन्यूअली रेनिंग। और कंटिन्यूअसली रेनिंग मतलब हो रही है, फिर थोड़ी सी बंद हो जाती है, फिर थोड़ा सा होती है, फिर थोड़ी सी बंद हो जाती है। तो ये डिफरेंस होता है कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस में। तो बारिश जो है वो आज सुबह से हो रही है, लगातार हो रही है, या इंटरमिटेंट हो रही है। इंटरमिटेंट मतलब रुक के, याद रखिए। तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। जैसे मैंने पहले 3 साल नौकरी करी इस कंपनी में, फिर मैंने ब्रेक ले लिया, फिर मैं 1 साल और करने आ गया, राइट। उसके बाद स्पोरेडिक मतलब भी होता है जिसमें बीच में गैप होता है, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक, यानी अंतराल। एक जब अंतराल होता है उसमें लगातार नहीं होता, क्रमानुगत नहीं होता, अनियमित। तो स्पोरेडिक मतलब होता है अनियमित, इर्रेगुलर। स्पाज्मोडिक या फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा। तो कोई लगातार कोई चीज नहीं है फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट मतलब थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, बीच बीच में गैप है, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। स्पाज्मोडिक मतलब भी होता है अनियमित। तो ये क्लियर है कंसेक्यूटिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द बर्थ रेट हैज़ इंक्रीज फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर फॉलोइंग नियरली अ डेकेड ऑफ डिक्लाइन। 10 साल लगातार हमारा जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, वो लगातार कम हुई, यानी डेकेड्स ऑफ डिक्लाइन, यानी दशकों तक
अब ए डेकेड लिखा है यानी एक दशक, एक दशक मतलब 10 साल, डेकेड मतलब होता है 10 साल जिसको दशक बोलते हैं, 10 साल का समय। तो डेकेड ऑफ डिक्लाइन, 10 साल लगातार डिक्लाइन हुई बर्थ रेट, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार वो बढ़ रही है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट ये तीसरा लगातार साल है, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर मतलब तीसरा साल लगातार। आफ्टर फेसिंग 4 कंसेक्यूटिव डिफीट्स द राइवल टीम वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू गिव अप द 5th टाइम टू। 4 साल लगातार हारने के बाद, व्हेन यू फेस डिफीट, डिफीट फेस करना मतलब, डिफीट मतलब होता है हार, डिफीट मतलब होता है हार। तो 4 बार लगातार डिफीट फेस करने के बाद जो राइवल टीम है यानी जो प्रतिद्वंदी टीम है, उसने 5वीं बार भी हथियार डाल दिए, क्योंकि हारने के इतने यूज्ड टू हो गए थे वो कि उन्होंने हथियार डाल दिए। नेक्स्ट वर्ड है पेनिटेंशियरी। पेनिटेंशियरी वर्ड वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडिया में कम यूज़ करते हैं, लेकिन पेनिटेंशियरी वर्ड आ सकता है। पेनिटेंशियरी का मतलब कुछ नहीं है, बस जेल, जेल या कैद खाना, प्रिजन बोल सकते हो, प्रिजन बोल सकते हो, ठीक है ना। अ स्टेट और अ फेडरल प्रिजन फॉर कन्विक्टेड फेलन। तो या तो सेंट्रल जेल या कोई राज्य की जेल, फेडरल प्रिजन या स्टेट प्रिजन। फॉर कन्विक्टेड फेलन, फेलन मतलब होता है क्रिमिनल, FELON, फेलन मतलब होता है क्रिमिनल। और फेलनी क्या होता है? फेलनी मतलब होता है क्राइम। तो जो फेलनी करेगा वो फेलन हो जाएगा, और फेलन वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, फेलन या क्रिमिनल। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड कौन हो जाता है? जिसको जेल हो जाती है, अदालत फैसला सुना देती है, वो जेल में चला जाता है। तो जब अदालत के फैसले के बाद कोई जेल में चला जाता है उसे कन्विक्टेड बोलते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा कि भाई इसने मर्डर करा है, अभी वो दोषी नहीं है, अभी तो सिर्फ वो अभियुक्त है, अभी तो सिर्फ उसको डिटेन किया गया है, यानी टेम्परेरीली जेल में डाला गया है। डिटेन करना, एप्रीहेंड करना या अरेस्ट करना, तो उसको डिटेन किया गया है। अब उस पर मुकदमा चलेगा जिसे बोलते हैं ट्रायल, उसका ट्रायल होगा। फिर जज 2 चीज़ें करेगा, या तो उसको बरी कर देगा, दोष मुक्त कर देगा, जिसको बोलते हैं विंडिकेट। विंडिकेट करना किसी को मतलब दोष मुक्त कर देना, विंडिकेट। और या फिर उसे कन्विक्ट कर देगा। कन्विक्ट का मतलब हो गया फिर वो दोषी है, ठीक है ना, फिर वो दोषी है। तो फेलन, जो फेलन होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, कानून को वायलेट करते हैं, लॉज को तोड़ते हैं। कानून को वायलेट करना मतलब कानून को तोड़ना, राइट। तो उन्हें पेनिटेंशियरी में भेज दिया जाता है, और इसको सुधार गृह भी बोल सकते हैं। कई बार जेल को जेल नहीं बोलते, कहते हैं सुधार गृह, कि हम कोशिश करेंगे कि कैदी वहाँ पे सुधर जाएं, तो इसको सुधार गृह भी बोलते हैं। और कैदियों का सुधरना यानी कि रिफॉर्म करना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें मुख्य धारा से वापस जोड़ना, लोगों के बीच में दोबारा लेकर आना, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाना। तो जेल या बंदी गृह या सुधार गृह, जो भी। लॉकअप, लॉकअप मतलब ये होता है जेल। डिटेंशन कैंप, डिटेंशन मतलब किसी को अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना। तो डिटेंशन कैंप मतलब जहाँ पे आप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन के उसे रखते हैं, उसे बोलते हैं डिटेंशन कैंप। एक ही बात है, जेल ही हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर हियरिंग द ज्यूरीज वर्डिक्ट द जज सेंटेंस द डिफेंडेंट टू 30 ईयर्स इन द स्टेट पेनिटेंशियरी। ज्यूरी का फैसला जो था, वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला। तो ज्यूरी होती है, बाहर के कंट्रीज में ज्यूरी सिस्टम होता है, हमारे यहाँ ज्यूरी सिस्टम नहीं होता है। तो ज्यूरी अपना वर्डिक्ट देती है, फिर जज फैसला सुनाता है। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब किसी को जेल में डालना, सेंटेंस, ठीक है। जैसे 10 साल का सेंटेंस मिला है, 10 साल की सजा, तो सेंटेंस मतलब होता है सजा। सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन प्रिजन। अब यहाँ पे 30 साल जो अभियुक्त था, डिफेंडेंट जो था अभियुक्त, उसे 30 साल की सजा स्टेट पेनिटेंशियरी में दे दी गई। थ्रेटनिंग अ पब्लिक ऑफिशियल कुड गेट यू अ लॉन्ग स्टे इन द पेनिटेंशियरी। अगर आप किसी पब्लिक ऑफिशियल यानी सरकारी कर्मचारी को थ्रेटन करते हो, यानी कि थ्रेटन करना मतलब किसी को धमकाना, किसी को धमकी देना, थ्रेटन करना उसे। तो अगर आप किसी को थ्रेटन करते हो, धमकी देते हो किसी सरकारी कर्मचारी को, तो फिर आप बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग स्टे यानी लंबे समय के लिए आप पेनिटेंशियरी में जा सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड है इंटर्न। इंटर्न का क्या मतलब होता है? देखो, इंटर्न का मतलब होता है एक तो वो कि जो कैदी होता है, तो कैदी को भी इंटर्न बोल देते हैं कि वो कैदी है, ठीक है ना। यानी किसी व्यक्ति को कन्फाइन करना, कन्फाइन मतलब उसकी स्वतंत्रता छीनना, उसको कैद करना, डिटेन करना, अरेस्ट करना, किसी को उसकी स्वतंत्रता से डिप्राइव कर देना, ठीक है, किसी को उसकी स्वतंत्रता ना देना, उस स्वतंत्रता उससे छीन लेना, उसको तरसा देना,
तो वो जो व्यक्ति होगा जो कैदी हो जाएगा उसे इंटर्नी बोलते हैं। तो एक तो वहाँ से इंटर्न जो है ये वर्ब की तरह काम करता है, और एक इंटर्न नाउन भी होता है। जैसे डॉक्टर जब अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म करते हैं उसके बाद वो 1 साल इंटर्न की तरह काम करते हैं। इंटर्न मतलब वो हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर के नीचे रह के काम सीखते हैं, उसे बोलते हैं इंटर्न। या फिर किसी भी प्रोफेशन में, ये तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन का एग्जांपल दिया है, अगर आप प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो उसमें भी इंटर्न होते हैं। तो एक स्टूडेंट जिसने अभी अभी अपनी स्टडीज़, अपनी पढ़ाई फिनिश करी है, राइट, और अब वो काम कर रहा है किसी संगठन में थोड़े समय के लिए, जिससे वो एक्सपीरियंस गेन करे, यानी कि वो अनुभव जो है उसको अनुभव लेने के लिए, तो वो थोड़े समय के लिए जब किसी के नीचे काम करता है या किसी संगठन में काम करता है तो उसे बोलते हैं इंटर्न। तो वो व्यक्ति इंटर्न होता है, और इस प्रोसेस उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। यानी जो वो कर रहा है वो है इंटर्नशिप, और जो कर रहा है व्यक्ति जो कर रहा है वो है इंटर्न। ठीक है, इसको अप्रेंटिसशिप भी बोल सकते हैं। जो सीखता है उसे बोलते हैं अप्रेंटिस, और जो वो कर रहा है उसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप मतलब प्रशिक्षण, और जो सीख रहा है वो हो गया अप्रेंटिस। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? अब इसके सिनोनिम दोनों के हिसाब से होंगे। वर्ब देखते हैं पहले। वर्ब मतलब किसी को कैद कर लेना, तो इनकैरसरेट हम देख चुके हैं। इनकैरसरेट मतलब किसी को कैद कर लेना। इम्यूर कर देना, इम्यूर मतलब 4 दीवारों के अंदर किसी को बंद कर देना। एक तरह से कैद कर लेना एक ही बात है, इम्यूर। तो इम्यूर मतलब होता है कैद कर लेना। इम्प्रिजन कर लेना भी कैद कर लेना, डिटेन करना भी कैद कर लेना। तो ये वर्ब की तरह इंटर्न यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो कैदी होगा उसे क्या बोलोगे? इंटर्नी। उसके बाद दूसरा सिनोनिम क्या होता है? जो सीखने वाला स्टूडेंट होता है। तो आप स्टूडेंट भी बोल सकते हो, आप इंटर्न भी बोल सकते हो, ट्रेनी बोल सकते हो। भाई अभी तो मैं ट्रेनी हूँ, अभी तो मेरे को ज़्यादा नहीं आता, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, अभी उतना कौशल नहीं है, अभी तो मैं अपना कौशल विकास कर रहा हूँ, अभी तो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, प्रशिक्षण ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ट्रेनी हूँ। मेंटी हूँ मतलब जो सीखता है वो मेंटी होता है, और जो सिखाता है वो मेंटर होता है। ठीक है ना, आपने सुना होगा मेंटर, उतना अनकॉमन नहीं है ये वर्ड, काफ़ी कॉमन है मेंटर मतलब मेरा गुरु, जिससे मैं सीख रहा हूँ, मेरा मेंटर है वो, मेरे आदर्श हैं वो, उनसे सीख रहा हूँ मैं। इंटर्नी, यहाँ पे इंटर्नी का मतलब कैदी नहीं है, यहाँ पे मतलब वही है जो सीख रहा है। अप्रेंटिस मतलब भी जो सीख रहा है। प्रोबेशनर मतलब जो प्रोबेशन पे है, यानी अगेन जो सीख रहा है वो प्रोबेशन पे है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? रिलीज। अब ये वर्ब की तरह भी देख रहे हैं, तो रिलीज कर देना मतलब किसी को छोड़ देना, बरी कर देना, उसे स्वतंत्र कर देना, फ्री कर देना एकदम। इमेंसिपेट मतलब वही, लिबरेट कर देना, इमेंसिपेट एक ही बात है। तो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, किसी को आज़ाद कर देना, लिबरेट कर देना। ठीक है, लिबरेट कर देना। इसीलिए जो मोक्ष होता है, कहते हैं ना जन्म मरण के चक्कर से मुझे लिबरेट कर दो, तो उसको बोलते हैं लिबरेशन। तो मोक्ष को लिबरेशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति लिबरेट हो जाता है। उसके बाद लेट गो मतलब किसी को जाने देना। लेट गो, प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दीजिए, तो लेट गो। ट्रेनर कौन होता है? जो प्रशिक्षण देता है, यानी मेंटर। तो इंटर्न का उल्टा, इंटर्न तो सीखने वाला है, सिखाने वाला ट्रेनर हो गया, सीखने वाला ट्रेनी हो गया, राइट। मेंटर यानी कोच। इंस्ट्रक्टर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे काम किया जाए। क्लियर है इंटर्नशिप? एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजर डिसाइडेड टू चैलेंज द यंग इंटर्न बाय आस्किंग हिम टू गिव अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। जो मैनेजर है उसने जो अभी अभी युवा इंटर्न आया है काम सीखने के लिए, उसे चैलेंज किया, उसे चुनौती दी। कैसे? बाय आस्किंग हिम टू गिव अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। चुनौती ये थी कि कंपनी का जो चेयरमैन है उसके सामने वो जाके प्रेजेंटेशन दे। तो ये बहुत जिगर का काम है, इतने बड़े व्यक्ति के सामने प्रेजेंटेशन देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैनेजर ने जो युवा इंटर्न था उसे चुनौती दी। तो चुनौती ही हमें ज़्यादा सुदृढ़ बनाती हैं, आगे के लिए मजबूत बनाती हैं। तो उसे चुनौती क्यों दी है? क्योंकि अगर वो चेयरमैन के सामने प्रेजेंटेशन दे सकता है तो वो किसी के सामने भी दे सकता है। आई बिलीव दैट इंटर्निंग दोज पीपल हु ऑलवेज शोड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर कंट्री ओवर जस्ट अ रूमर इज एन इनजस्टिस। मेरा ये मानना है इंटर्निंग दोज पीपल, अब यहाँ पे इंटर्निंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, राइट, कि इंटर्निंग मतलब यहाँ पे है किसी को कैद कर लेना। तो मेरा ये मानना है, आई बिलीव दैट, कि दोज पीपल, उन लोगों को कैद कर लेना, हु ऑलवेज शोड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर कंट्री, जिन्होंने हमेशा अपने कंट्री के प्रति लॉयल्टी दिखाई है। ठीक है ना, जो कभी भी भागे नहीं, हमेशा वहीं रहे, लॉयल्टी उन्होंने कंट्री के प्रति दिखाई, देशभक्ति दिखाई।
उनको कैद कर लेना ठीक नहीं है, ठीक है ना। ओवर जस्ट अ रूमर, वो भी क्यों, सिर्फ एक अफवाह के ऊपर, ये एक इनजस्टिस है, यानी अन्याय है। मेरा ये मानना है कि वो लोग जो देशभक्त हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी देशभक्ति दिखाई है देश के प्रति, उन्हें सिर्फ एक रूमर मतलब होता है अफवाह, सिर्फ एक अफवाह के बल पर कैद कर लेना, इंटरनिंग कर देना उनकी, ये ठीक नहीं है, ये इनजस्टिस है, अन्याय है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और बहुत कॉमन वर्ड जो काफ़ी यूज़ होता है, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है वर्जित या अवैध सामान, अवैध सामान, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल गन रखना अलाउड है, लेकिन वो लाइसेंस्ड होनी चाहिए, यानी गन का लाइसेंस होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, वैध, उसकी परमिशन मिलनी चाहिए यानी परमिटेड होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए यानी अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसकी आज्ञा होनी चाहिए, पूरे कागजी कार्रवाई करके फिर आपको गन मिले तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वैसे ही गन है तो वो कॉन्ट्राबैंड है, वो वर्जित या अवैध सामान है। तो ऐसे गुड्स, ऐसे उत्पाद, गुड्स मतलब उत्पाद, जो इंपोर्ट यानी आयात किए जाते हैं या निर्यात किए जाते हैं अवैध रूप से, इलीगल मतलब गैर कानूनी तरीके से, आइदर इन डिफाइंस ऑफ अ टोटल बैन और विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि बिना टैक्स भरे या कानून को तोड़ के। डिफाइंस ऑफ द बैन, बैन मतलब जब बैन लग जाता है कोई चीज पे, प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको डिफाई करना, तो डिफाइंस मतलब होता है आज्ञा ना मानना। डिफाइंस ऑफ अ बैन, अब अगर बैन है कोई चीज, भाई अगर प्रतिबंध लगा हुआ है फिर भी आप उसको डिफाई कर रहे हो कानून को, तो डिफाई से वर्ड बना डिफाइंस। अगर आप डिफाई कर रहे हो मतलब आप कानून को मान नहीं रहे, आप कानून को तोड़ रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द लॉ, यू आर वायलेटिंग द लॉ, यू आर टेकिंग द लॉ इन योर ओन हैंड्स। कहते हैं ना, कानून को आप अपने हाथ में ले रहे हो। तो कॉन्ट्राबैंड मतलब वर्जित या अवैध सामान जिसकी परमिशन नहीं है। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये काफी सारा अवैध सामान पुलिस ने पकड़ा है, जब्त कर लिया है। तो सिनोनिम क्या हो गया इसका, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब वो चीज होती है जो आपको नहीं करनी। जैसे डॉक्टर ने मुझे फैटी फूड्स यानी कि बहुत ज़्यादा वसा वाले, बहुत ज़्यादा मोटे कर देने वाले, जो कोलेस्ट्रॉल वाले जो फूड हैं, जो भोजन है, वो मुझे मना किए हुए हैं, प्रोस्क्राइब किए हुए हैं। और इसका उल्टा होता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब करना या प्रोस्क्राइब करना, दोनों में क्या फ़र्क है। अगर डॉक्टर आपको कोई चीज़ प्रेस्क्राइब करता है मतलब वो आपको कह रहा है ये काम करो। भाई डॉक्टर ने मुझे कहा है 1 घंटा वॉक करो, सो द डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब मी 1 आवर वॉक एवरी डे। लेकिन प्रोस्क्राइब, फर्क ई और ओ का है। प्रोस्क्राइब मतलब जो चीज वर्जित है, जो मना करी हुई है, तो वर्जित है यानी कि मुझे प्रोस्क्राइब करी हुई है। भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना, कोई भी ऐसा भोजन नहीं करना बहुत ज्यादा तला हुआ या बहुत ज्यादा फ्राई किया हुआ नहीं खाना। फॉरबिडन मतलब वर्जित, फॉरबिडन मतलब वर्जित। आप उस शहर में मत जाइए, क्यों, क्योंकि वो फॉरबिडन जोन है। फॉरबिडन जोन मतलब वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पे जाना वर्जित है। फॉरबिडन जोन, जोन मतलब होता है क्षेत्र, फॉरबिडन जोन मतलब जहां जाने की अनुमति नहीं है। इंटरडिक्ट, ठीक है, इंटरडिक्ट मतलब भी होता है प्रतिबंध, रोक, निषेध, पाबंदी। बैन मतलब प्रतिबंधित या वर्जित। स्मगल्ड मतलब भी वही है। स्मगलिंग कोई चीज की कब होगी, जब वो उस पर बैन होगा, तो स्मगल्ड है, कॉन्ट्राबैंड। बूटलैगिंग क्या होती है, नाजायज बिक्री। जैसे शराब की बूटलैगिंग होती है, तो जनरली जो बूटलैगिंग वर्ड होता है वो शराब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन और चीज़ों के लिए भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे कॉमनली कहते हैं बूटलैगिंग ऑफ लिक्वर, यानी कि शराब की नाजायज बिक्री। तो बूटलैगिंग मतलब किसी चीज़ को नाजायज तरीके से बेचना, जो वर्जित है फिर भी बेचना। तो ये सब होगा इसके समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम, भिन्नार्थी शब्द। ऑथोराइज्ड हमने देख लिया, परमिटेड, अप्रूवल मतलब जो अलाउड है, राइट, जो अलाउड है, जो परमिटेड है, जिसकी आज्ञा है, आपको कानून जिसकी आज्ञा देता है, जो वर्जित नहीं है, वो सब हो गया ऑथोराइज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड द पुलिस एज सून एज ही फाउंड कॉन्ट्राबैंड इन वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स लॉकर। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने पुलिस को तुरंत बुला लिया, ठीक है, जब उन्हें पता चला, ही फाउंड आउट मतलब जब उन्हें पता चला कि एक बच्चे के लॉकर में, स्कूल में लॉकर भी होते हैं बच्चों के, तो एक स्टूडेंट के लॉकर में कॉन्ट्राबैंड मिला मतलब वर्जित चीजें मिली। कुछ भी हो सकता है वो, आजकल तो बच्चे ड्रग्स भी लेते हैं। एट द एयरपोर्ट सम बैग्स वर ड्यूली इंस्पेक्टेड टू एंश्योर दैट द पैसेंजर्स वर नॉट अटेम्प्टिंग टू ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्राबैंड विद देम सीक्रेटली। एयरपोर्ट पे यानी हवाई अड्डे पे कुछ बैग ऐसे थे जिनकी पूरी तरह से, ड्यूली मतलब पूरी तरह से, इंस्पेक्टेड मतलब जांच की गई। क्यों, ये सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर दैट मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि
द पैसेंजर वर नॉट अटेम्प्टिंग टू ट्रांसपोर्ट, कि पैसेंजर कुछ ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट करना मतलब प्रयास करना, कुछ ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं यातायात करने का, ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्जित है, यानी कॉन्ट्राबैंड। तो वो कोई कॉन्ट्राबैंड अपने साथ कैरी नहीं कर रहे हैं सीक्रेटली, यानी कि गुप्त तरीके से, इसलिए उनके बैग्स की पूरी तरह से इंस्पेक्शन की गई, जांच की गई। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता, सहिष्णुता। ये वर्ड आपने सुना है, सहिष्णुता? लिख देता हूं मैं, सहिष्णुता। यानी जब आपकी ये एबिलिटी या विलिंगनेस टू टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियंस और बिहेवियर दैट वन डिसलाइक्स और डिसएग्रीज विद। एक पढ़े लिखे आदमी की पहचान क्या है जानते हैं आप? पढ़े लिखे आदमी की पहचान बस एक है, वो ये कि वो अपने से जो दूसरा मत होता है उसको भी सहन कर पाता है, यानी वो सहिष्णु होता है। ठीक है ना, उसमें सहिष्णुता होती है, वो सहिष्णु होता है, यानी वो सहनशील होता है। ठीक है ना, आपका मान लीजिए कोई विचार है ए, दूसरे का है बी, तो अगर अनपढ़ व्यक्ति होगा या जिसका दिमाग उतना खुला नहीं होगा, वो तुरंत उससे लड़ाई कर लेगा, या उसको गाली देना शुरू कर देगा, या उसको कुछ नाम देना शुरू कर देगा कुछ और, कि तुम ये हो, गद्दार हो, या जो भी हो, राइट, या तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम ये हो वो हो। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो समझेगा कि हर व्यक्ति अलग है, हर एक का मत अलग है, हर एक को अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ पे अपना कोई मत रख सकता है। सबको मुख्तियारी है। मुख्तियारी मतलब अपनी खुद की, सबके पास दिमाग है, सब अपने मन की करते हैं, और वो ठीक भी है क्योंकि सबके पास अपना दिमाग है, सोचने की शक्ति है। तो ये एबिलिटी हर आदमी में नहीं होती कि वो दूसरा जो मत है या कोई उसे डिसएग्री करे तो वो उसको सहन कर पाए। तो हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सहिष्णुता हो, जिसमें सहनशीलता हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे उन्हें नीचा ना दिखाने की कोशिश करें कि तुम्हारा मत ये है तो तुम कम हो। तो उसमें नम्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस, दरिया दिली होनी चाहिए थोड़ी सी, दूसरों को सहन करने की, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस मतलब होता है टॉलरेंस, एग्जैक्ट वर्ड है फॉरबियरेंस। और कुछ मिलते जुलते सिनोनिम है, जैसे परमिसिवनेस, परमिसिवनेस मतलब दयालुता, दयालुता। मैग्नैनिमिटी, मैग्नैनिमिटी मतलब अगेन दयालुता। नेकी, नेकी, दीनता, नम्रता, नेकी। लीनियंसी, लीनियंसी मतलब बहुत ज़्यादा कठोर नहीं, नरम, कोमल। हमारे यहाँ के कॉलेज के जो रूल्स हैं वो काफ़ी लीनियंट हैं। लीनियंट है मतलब बहुत ज़्यादा कोमल हैं, उतने कठोर नहीं है, उतने कठोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 9 बजे का है रात को आने को तो 9 ही बजे आना है, आप 10 बजे भी आ जाओगे तो कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, यानी कि काफ़ी उदार है। तो लीनियंट मतलब उदार। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी मतलब होता है दया। जो क्रिमिनल है उसने गवर्नर को पत्र लिखा है, राज्यपाल को पत्र लिखा है, क्यों? उसने क्लेमेंसी मांगी है, दया, मुझे माफ़ी दे दो, मेरी सजा को कम कर दो, तो यानी क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब दया। तो इसका उल्टा क्या होगा? अब या तो आप में टॉलरेंस होगी या इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, असहिष्णुता, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता दूसरे का व्यू। अगर मैं जैसा कह रहा हूं वैसा वो कर रहा है तो ठीक है, वरना मैं उसको गाली देना शुरू कर दूंगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, असहिष्णुता जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, सोशल मीडिया हमारा दिमाग खोलने के लिए बनी थी, ओपन करने के लिए बनी थी, राइट, लेकिन उसने हमारा दिमाग क्लोज कर दिया है। कैसे? हम अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो हमारे ही जैसा मत रखते हैं, और जब हम क्योंकि हमसे दूसरे के विचार बर्दाश्त नहीं होते तो हम देखना वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो हम अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो हमारे ही जैसा मत रखते हैं। और जब हम चारों तरफ ऐसे ही लोगों से घिरे रहते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं, हमारे जैसा मत रखते हैं, तो फिर हमें लगता है पूरी दुनिया ही वैसी है, लेकिन पूरी दुनिया तो वैसी नहीं है। आपने अपने आप को अगर ऐसे लोगों से घेर के अपना दिमाग बंद कर रखा है तो फिर वो तो गलती आपकी है। इसीलिए कहते हैं आप सोशल मीडिया पे अगर किसी को फॉलो भी कर रहे हैं तो अलग अलग धर्मों के लोगों को फॉलो करें, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को फॉलो करें, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को फॉलो करें। सोशल मीडिया हमारा दिमाग ओपन करने के लिए था, ये इसने हमारा दिमाग बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। बिगटरी, बिगटरी मतलब क्या होता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दूसरे खराब हैं, मेरा धर्म तो बहुत अच्छा है, दूसरे का खराब है, मैं तो जो है गोरा हूँ, दूसरा काला है, तो भेदभाव करना, बिगटरी यानी कि भेदभाव करना।
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर। डॉगमेटिज्म, डॉगमा मतलब होता है आपका बिलीफ, आपका फेथ। तो डॉगमेटिज्म मतलब क्या होता है कि भाई मेरा धर्म तो अच्छा, बाकी सब बेकार। मैं जिस गुरु को मान रहा हूं वो लोग तो सब अच्छे, बाकी सब बेकार। इसको कहते हैं क्लोज्ड माइंड। देखिए, अच्छा व्यक्ति ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भगवान को माने। अच्छे व्यक्ति नास्तिक भी होते हैं और बहुत सारे हैं। तो कभी ये कहना, मान लीजिए आप किसी गुरु को मानते हैं जिसका नाम है ए, और आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं जो जिसका कोई गुरु दूसरा है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपसे अगर कोई अपने ही विचारधारा, यानी वो भी अगर किसी गुरु को मानता है, तो आप कहते हैं ये तो मेरा गुरु भाई है, आप तुरंत उससे एक रिश्ता बना लेते हैं। ये ठीक नहीं है आपके लिए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप एक ऐसी विचारधारा पैदा कर लेंगे कि जो मेरे गुरु को मानता है या जो मेरे उसका है, यानी आप कल्ट बना रहे हैं। एक आप सीकर नहीं हैं, आप सच्चाई नहीं खोजना चाह रहे, आप बस एक और ग्रुप बना रहे हैं, एक और अलग धर्म बना रहे हैं, राइट। तो ये ठीक नहीं है। तो हमें कल्ट नहीं बनाने, हमें किसी चीज़ को इतना बड़ा नहीं बनाना अपने मन में। हमें पथ पे चलना है। हमें जो पथ दिखा रहा है उसके फॉलोअर्स कितने हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, राइट। तो याद रखिए ये चीज़ें, ये छोटी छोटी सीख हैं जो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी और आपको लीडर बनाएंगी। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, वरना आप सिर्फ एक फॉलोअर बन के रह जाएंगे। बस एक फॉलोअर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जिसको आसानी से भड़काया जा सकता है, जिसका दिमाग बंद है, जो अपनी ही तरह के लोगों को सिर्फ देख पाता है। तो एक पढ़े लिखे की पहचान है टॉलरेंस, याद रखिए। डिफाइंस मैंने बताया था कि अवज्ञा करना, मत नहीं मानना किसी चीज़ को, डिफाई करना, डिफाइंस। तो टॉलरेंस का उल्टा है डिफाइंस। रेजिस्टेंस मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, ना मानना, रेजिस्ट करना। डिसओबीडियंस यानी कि अगेन ओबे ना करना। ओबे करना मतलब चुपचाप किसी चीज़ को मान लेना, ओबे करना। लेकिन डिसओबीडियंस मतलब जो ओबे ना करे, यानी कि जो रिवोल्ट करे, जो उसके खिलाफ आंदोलन करे, जो अपनी नाराज़गी जाहिर करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कोलेट्रल। एक वर्ड कोलेट्रल डैमेज भी होता है जिसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले कोलेट्रल देखते हैं। कोलेट्रल आसान है। कोलेट्रल कुछ नहीं है, प्रमाणित करने वाला, यानी जो आप बदले में एक लोन लेते हैं जब, तो बदले में रखवाते हैं कुछ गिरवी, यानी कि सिक्योरिटी रखवाते हैं। आपको मान लीजिए अगर 1 करोड़ का लोन लेना है तो बैंक कहेगा भाई कम से कम 70 लाख का तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी मेरे यहाँ रखवा दीजिए। कल को लोन नहीं देंगे, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, यानी गैर निष्पादित संपत्ति बन जाएगी, तो मैं कम से कम आपका घर बेच के अपना पैसा वापस वसूल लूँगा। तो कोलेट्रल मतलब होता है वो चीज़ जो आप प्लेज करते हैं, वो चीज़ जो आप रखवाते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन, एक लोन के अगेंस्ट। तो सिक्योरिटी या गारंटी भी बोल सकते हैं, गारंटी रखवा रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अश्योरेंस या मॉर्टेज मतलब होता है गिरवी, तो उसको बोलते हैं कोलेट्रल। और एक वर्ड होता है कोलेट्रल डैमेज। कोलेट्रल डैमेज मतलब क्या होता है, मान लो कहते हैं ना कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो करीबन 2 करोड़ लोग मारे गए थे एज कोलेट्रल डैमेज। देखिए, जब भी 2 कंट्रीज़ के बीच में युद्ध होता है तो कोई नहीं चाहता कि जो बच्चे हैं वो मरें, कोई नहीं चाहता कि जो माएँ हैं वो मरें, कोई नहीं चाहता कि सिविलियंस मरें। लेकिन अगर बम गिराया जा रहा है, अब एक कंट्री ए है, दूसरा कंट्री बी है, और ये जो है दूसरे के ऊपर बम गिरा रहा है, तो वो बम कोई देख के तो गिरेगा नहीं कि मैं किसके ऊपर गिर रहा हूँ। अब जैसे सीरिया की वॉर चल रही है पिछले 8-9 साल से, सीरिया वाली जो वॉर है 2011 में स्टार्ट हुई थी, तो हाँ 9 साल हो गए। उसमें ऐसा माना जाता है कि कम से कम 20 लाख कोलेट्रल डैमेज हो चुकी है, यानी 20 लाख लोग मर चुके हैं कम से कम। ये वो लोग हैं जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये कोलेट्रल डैमेज है, ये तो होती है साइड बाय साइड। तो कोलेट्रल डैमेज मतलब वो डैमेज जिसकी इंटेंशन नहीं है हमारी, जो हम करना नहीं चाहते, राइट, जो हम करना नहीं चाहते, हमारी अनइंटेंडेड, यानी इंटेंशन नहीं है, अन मतलब उल्टा, इंटेंशन मतलब हम जो चाहते हैं, अनइंटेंडेड रिजल्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, कि हम ये नहीं चाहते ये हो, लेकिन वो तो मिलिट्री ऑपरेशन है तो वो हो गई। तो कोई भी ऐसी डेथ, कोई भी इंजरी, जैसे मान लीजिए जब कोई बम गिराता है तो हॉस्पिटल के ऊपर बम नहीं गिराता, लेकिन हॉस्पिटल भी टूटते हैं। बम गिरता है तो हॉस्पिटल पे भी डैमेज होता है, तो वो कोलेट्रल डैमेज है, राइट। तो कोलेट्रल डैमेज बोलते हैं। तो कोलेट्रल का मतलब एक ये भी होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, ठीक है। जो चीज़ चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन साइड बाय साइड ये भी हो रहा है, तो उसको भी कोलेट्रल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन साहिल वॉज अरेस्टेड हिज मदर यूज्ड हर ज्वेलरी एज कोलेट्रल फॉर हिज बेल। जब साहिल अरेस्ट हुआ था, जब साहिल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो उसकी जो मम्मी हैं उन्होंने अपना जो ज्वेलरी है, अपनी जो सोने चांदी के जेवर हैं, ज्वेलरी मतलब होता है जेवर,
ठीक है ना। तो जेवर जो है अपने वो गिरवी रखवा दिए उसकी बेल के लिए, पैसे चाहिए होंगे उसकी बेल देने के लिए, उसके लिए अपने जेवर गिरवी रखवा दिए। द पब्लिक वॉज एंग्री दैट इनोसेंट सिटीजन्स वर किल्ड एज कोलेटरल डैमेज व्हेन द सिटीज मिलिट्री बेस वॉज बॉम्ब्ड। जो पब्लिक है, जो हमारी पब्लिक है, भीड़ है, वो गुस्साई हुई थी, एंग्री थी। क्यों? क्योंकि मासूम सिटीजन, मासूम, इनोसेंट मतलब मासूम, जिनका कोई दोष नहीं है, इनोसेंट। तो इनोसेंट सिटीजन जो थे, मासूम जो लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो भी उनको भी मार दिया गया एज कोलेटरल डैमेज। क्यों? क्योंकि जब शहर के ऊपर मिलिट्री बेस को बॉम्ब किया गया, यानी बम गिराया गया, तो उनकी भी डेथ हो गई। तो कोलेटरल डैमेज आई होप ना भूलें, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है। फिर है हैंकरिंग। हैंकरिंग क्या होता है? कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है, प्रेग्नेंट कोई फीमेल है, तो कहते हैं कि उसका आइसक्रीम खाने का मन बहुत करता है, कई बार एकदम क्रेविंग होती है। क्रेविंग मतलब एकदम तड़प कि भाई चाहिए आज तो। जैसे मान लो जो कोई शराबी है, और शराबी ने अगर मान लो कोई 20 दिन से शराब नहीं पी, तो अगर उसे 21वें दिन शराब दिख गई तो वो एकदम लॉन्गिंग होगी उस चीज़ की, तड़प एकदम बिल्कुल, जैसे मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, इतनी तीव्र इच्छा। तो तीव्र इच्छा को बोलते हैं अर्ज, हैंकरिंग। एपेटेंस, एपेटेंस मतलब आप में उस चीज़ की एपेटाइट है, भूख एकदम से पैदा हो गई। थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास, प्यास पैदा हो गई। हंगर मतलब भूख, थर्स्ट मतलब प्यास। ईगरनेस, ईगरनेस मतलब आप आतुर हो गए, तो आतुरता। ईगरनेस मतलब आतुरता, ईगर मतलब आतुर, ईगरनेस मतलब आतुरता। यर्निंग, किसी चीज के लिए यर्न करना, तड़पना। आई यर्न फॉर ट्रैंक्विलिटी, मैं शांति के लिए तड़पता हूं, मैं पीस के लिए तड़पता हूं। आई यर्न फॉर ग्लोबल पीस, मैं वैश्विक शांति के लिए तड़पता हूं। यर्न करना, यर्निंग हो रही है मुझे एकदम, बिल्कुल मैं तड़प रहा हूं, बेकरारी, एकदम लालसा, एकदम मैं सही नहीं पा रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल मतलब तीव्र इच्छा, अभिलाषा। कोई आपकी एकदम हसरत उमड़ आए, कोई आरजू, कोई मुराद आपकी जो एकदम कहते हैं ना चाह, कोई बहुत तीव्र चाह, कोई तमन्ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, एकदम। कई बार रात में होता है कि नहीं भाई मुझे तो पराठे खाने हैं, अब मतलब उसके लिए क्रेव करता हूँ, एकदम तड़पता हूँ मैं एकदम, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड बहुत ही कॉमन है, बहुत ही अच्छे हैं। आप खास तौर पे यर्निंग, लॉन्गिंग, क्रेविंग। अर्ज भी बहुत आसान है, अर्ज, राइट। आई अर्ज यू, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मतलब मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको काफ़ी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ। आई अर्ज यू। तो या अपने अर्जेस को कंट्रोल करो, यानी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, क्योंकि इच्छाएं जब कंट्रोल नहीं होती उसे तृष्णा कहते हैं। तृष्णा मतलब कभी ना खत्म होने वाली चाह। तो इसका उल्टा क्या होगा? या तो आप किसी चीज के लिए तड़पेंगे, या आप उसे नापसंद करेंगे, घृणा करेंगे। लोथिंग, लोथिंग मतलब घृणा करना। इनडिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब होता है झुकाव, इन मतलब उल्टा, तो यानी जिस चीज के प्रति आपका बिल्कुल झुकाव नहीं है, जिससे आप दूर भागेंगे। एंटीपैथी मतलब जो आपको बिल्कुल नापसंद है, एंटीपैथी, राइट। जो एकदम चिढ़ है जिस चीज से आपको, एकदम घृणा है, एकदम आप उसको बिल्कुल डिटेस्ट करते हैं। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, डिटेस्ट करना। एक डेस्पाइज करते हैं, डेस्पाइज मतलब भी घृणा करना। हेट करते हैं, हेट मतलब भी घृणा करना, उसको पसंद ना करना। तो एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब नफरत करना किसी चीज़ से, बिल्कुल चिढ़, नाम से ही चिढ़ है मुझे तो, मैं यर्न करना तो छोड़िए, मुझे तो नाम से ही चिढ़ है। अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस मतलब जो आप नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। विलिंगनेस क्या होती है? जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, विलिंगनेस। लेकिन अनविलिंगनेस क्या हो गया? जो आप नहीं करना चाहते। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। एन रूट टू होम आई गॉट अ हैंकरिंग फॉर अ स्टीमिंग हॉट कप ऑफ कॉफी, सो आई स्टॉप्ड बाय अ कैफे। जब मैं घर जा रहा था, एन रूट मतलब रास्ते में, जब मैं घर जा रहा था, एन रूट टू होम, या आप ये भी बोल सकते हैं एन रूट टू ऑफिस, आई गॉट अ हैंकरिंग फॉर अ स्टीमिंग हॉट कप ऑफ कॉफ़ी। अचानक मेरी ऐसी तड़प पैदा हुई, इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मैं एक स्टीमिंग हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, एक बड़ा ज़बरदस्त जो है गरम गरम कॉफ़ी पीऊँ, इसलिए सो आई स्टॉप्ड बाय अ कैफ़े। स्टॉप बाय मतलब इसलिए मैं रुक गया, एक कैफ़े था वहाँ रुक गया। Having a hankering for civil services, I started studying more and more with each passing day till I got my dream job. सिविल सर्विस, लोक सेवा अधिकारी बनने के लिए मेरी एक तड़प थी, हैंकरिंग थी, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन मैं पढ़ने लगा और फाइनली मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया। क्लियर? अगला शब्द है मेटिकुलस, बहुत प्यारा शब्द है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखना, ठीक है, छोटी छोटी। भाई मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ दिया था, मैंने आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया था, क्या आपने इसमें कोई गलतियां निकाली? जी मैं नहीं निकाल पाया। क्यों? गलतियां तो थी, क्योंकि मैं मेटिकुलस नहीं था। तो मेटिकुलस मतलब होता है अति सावधान, सूक्ष्म चीज़ों पे जो ध्यान दे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, एकदम किसी चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड ना ले।
कोई भी चीज को वो इग्नोर ना करे, छोटी छोटी चीज पे वो अपना पूरा एकदम मुस्तैद चौकन्ना रहे, यानी कि अपनी पूरी अटेंशन उसको दे, डिटेल्स को। अटेंशन टू डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल। जब जितना आप डिटेल में जाओगे उतना ही आपको असली चीज समझ में आएगी, क्योंकि असली शैतान वहीं छुपा बैठा है। ऊपर ऊपर से तो कोई भी पढ़ लेता है, डेविल इज इन द डिटेल। तो डिटेल जो है, डिटेल, आपको डिटेल में जाना है। यू हैव टू गिव अटेंशन टू द डिटेल। सिनोनिम क्या हो गया? ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मतलब जो काफी अच्छी पैनी नजर रखता है, ऑब्जर्व करता है अच्छे से। विजिलेंट। विजिलेंट मतलब चौकन्ना, एकदम मुस्तैद, एकदम मुस्तैद, एहतियात जो बरतता है। वॉचफुल, जो नजर रखे हुए है, वॉचफुल, एकदम मैं आपके ऊपर नजर रखे हुए हूं, एकदम वॉचफुल हूं। एकदम सतर्क जिसे बोलते हैं, सतर्क, एकदम सतर्क। उसके बाद पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मतलब भी वही होता है, बहुत ज्यादा अनुशासन में जो व्यक्ति होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे नजर रखता है, हर छोटी छोटी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो क्लियर है मेटिकुलस, तो आपको भी बहुत मेटिकुलस होना चाहिए। और सूक्ष्मावधाई भी बोलते हैं इसे, कि भाई जो सूक्ष्म छोटी छोटी चीजों पे नजर रखे। ऐसे व्यक्ति अवगुण भी बड़ी आसानी से ढूंढ पाते हैं, अवगुण भी बड़ी आसानी से ढूंढ पाते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? केयरलेस, लापरवाह, लापरवाही, केयरलेसनेस। जो चंचल मन का होता है, अब जो चंचल मन का होता है वो ध्यान ही नहीं दे पाता, किताब सामने खुली होती है, ध्यान कहीं और रहता है। चंचल मन का है, मेटिकुलसनेस तो छोड़िए, वो तो पढ़ ही नहीं पा रहा है। चंचल, चंचल नहीं होना चाहिए, मन से चंचल नहीं होना चाहिए आपको। आपको स्थिर होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए आपको, ठीक है ना, निश्चिंत होना चाहिए आपको, थोड़ा सा स्थिर होना चाहिए, थोड़ा सा शांत किस्म का होना चाहिए। बेपरवाही नहीं, लापरवाही नहीं, सुस्ती नहीं, छिछोरापंती नहीं, बेफिक्री नहीं, राइट। आपको अचेत नहीं, आपको सचेत होना है। चेतना शून्य नहीं होना है आपको, कि भाई दिमाग काम ही नहीं कर रहा मेरा, तो ये क्या बात हुई? अभी काम नहीं करेगा तो कब काम करेगा? वर्क हार्ड व्हेन यू आर यंग, तब मेहनत करिए जब जवान है, जिससे आने वाला जीवन सुख में हो। जो जवानी में मेहनत करते हैं उनका आने वाला जीवन सुखी होता है, और जो जवानी में मेहनत नहीं करते उन्हें बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई अधूरापन ना हो आपके अंदर, आप उत्तरदायी होने चाहिए, जिम्मेवार होने चाहिए अपनी जो चीज़ हाथ में ली है उसके लिए। आलसी नहीं, असावधानी नहीं, पूरी सावधानी। केयरलेस, लापरवाही नहीं। हीडलेस मतलब जो ध्यान ही नहीं दे रहा, वही लापरवाह। लैक्स, लैक्स मतलब भी लापरवाही होता है, यानी लैक्स वो व्यक्ति होता है जो लैक्सिटी करता है। लैक्सिटी मतलब लापरवाही, और लैक्स मतलब लापरवाह। आपका एटीट्यूड, आपका जो नजरिया है बहुत लैक्स है, मैं आपको पसंद नहीं करता, आपको ये जॉब हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत लैक्स व्यक्ति हैं, आप में लैक्सिटी बहुत ज़्यादा है, आप में केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा है, यानी आप केयरलेस हैं, क्योंकि आप में केयरलेसनेस है, लापरवाही है। नेग्लिजेंट हैं आप, आपको चीज़ें नज़र नहीं आती, आप इग्नोर करते हैं। नेग्लिजेंट, लापरवाह हैं आप, राइट। या रेकलेस, रेकलेस मतलब भी होता है लापरवाह। तो एकदम एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम है सारे के सारे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंस माई मेड क्लीन्स द हाउस मेटिकुलसली, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्पॉट एनी स्टेन और डस्ट। मेड, मेड मतलब यहां पे कह देते हैं जो आपके घर में बाई आती है काम करने, राइट। आपकी मेड है, आपकी डोमेस्टिक हेल्प जिसे बोलते हैं। तो वो मेरी जो मेड है वो घर को इतना अच्छा साफ करती है, इतने ध्यान से, मेटिकुलसली, कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्पॉट एनी स्टेन और डस्ट। स्टेन मतलब दाग, डस्ट मतलब होता है क्या? डस्ट मतलब धूल, कि धूल का एक कण या कोई एक छोटा सा दाग भी स्पॉट करना एकदम इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि मैं अगर एक दाग भी दिखा दूं, इतने अच्छे से सफाई करती है। और मार्टिन लूथर किंग एक व्यक्ति थे, तो मार्टिन लूथर किंग क्या कहा करते थे कि अगर आप सफाई करो तो ऐसी करो कि कोई दाग ना निकाल पाए, ठीक है ना। यानी काम कोई छोटा नहीं होता, जो भी आप काम करो ऐसे करो कि जो देवता हैं वो ऊपर से देख रहे हैं, राइट। ये मार्टिन लूथर किंग कहा करते थे कि अगर आप सफाई कर रहे हो तो ऐसे सफाई करो कि आप जैसा सफाई करने वाला दूसरा कोई ना हो। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो मार्टिन लूथर किंग कहा करते थे। आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट माई कोच हैड बीन सो मेटिकुलस व्हेन ही टॉट मी हाउ टू शूट। शूट मतलब, अब शूटिंग एक खेल होता है, आपको निशाने पे वो लगाना होता है, राइट, निशाना होता है। ऐसे जितना ज़्यादा अच्छा निशाना लगाओगे उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो मेरा जो कोच है, मैं इस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ, बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया भगवान का करता हूँ, आई अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे मेटिकुलस बनना सिखाया, खास तौर पे तब जब उन्होंने मुझे शूटिंग सिखाई। अगला वर्ड है फोरसाइट। फोरसाइट क्या होता है? दूरदर्शिता। तो फोरसाइट मतलब ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए ये प्रेडिक्ट करने की, ये अनुमान लगाने की कि भविष्य में क्या होगा, उसको बोलते हैं फोरसाइट। क्लेयरवोयांस, क्लेयरवोयांस मतलब दूरदृष्टि। दूरदृष्टि कैसे आती है?
दूरदृष्टि तब आती है जब आपके अंदर कौशल होता है, जब आपके अंदर कौशल होता है, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं तो अपने आप दूरदृष्टि आ जाती है, दूरदर्शिता आ जाती है, पूर्व ज्ञान या पूर्व बोध किसी चीज़ का हो जाना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने शेयर मार्केट में बहुत एक्सपर्टीज़ है उसको, तो शेयर मार्केट में उसे पता चल जाएगा मार्केट कब गिरने वाली है, कब उठने वाली है। इतनी उसमें एक कौशल आ जाएगा, इतना वो दक्ष हो जाएगा, इतना वो काबिल हो जाएगा, इतना सीख जाएगा कि उसे पता चल जाएगा, पूर्वानुमान हो जाएगा, यानी फोर साइटेडनेस डेवलप हो जाएगी, राइट। फोर थॉट या फोर साइट, फोर टेल पहले ही बता देना। ज्योतिष, तो ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिषी क्या करता है, फोर टेल पहले ही बता देता है क्या होगा। प्रिशियंस, प्रिशियंस मतलब क्या होता है, वही पहले ही बता देना। तो कोई व्यक्ति अगर प्रिशियंट है, प्रिशियंस तो वो विज्ञान हो गया, और प्रिशियंट कौन हो गया, प्रिशियंट हो गया जो पहले ही बता देता है। फॉर नॉलेज, फॉरकास्ट, फॉरकास्ट मतलब जैसे कहते हैं ना वेदर फॉरकास्ट, यानी मौसम का पूर्वानुमान। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन भी वही होता है कि कुछ एक छोटी सी चीज़ से अनुमान लगा लेना कि आगे क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रीमोनिशन। जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है हार्बिंगर। हार्बिंगर मतलब भाई आज जो हैं काले बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब बारिश होगी। तो काले बादल देख के मैंने बता दिया, तो काले बादल एक सूचक है, हार्बिंगर मतलब होता है सूचक। तो काले बादल किस चीज का सूचक है, किस चीज का हार्बिंगर है, कि बारिश होने वाली है। तो काले बादल को देख के मैं फोरटेल कर सकता हूं कि भाई बारिश होने वाली है, राइट। तो जब पहले ही जो होने वाला है उसका पूर्वानुमान कर लेना। इसका उल्टा क्या होगा, हाइंडसाइट। हाइंडसाइट मतलब पीछे देखना। हाइंडसाइट, मान लो आपसे कोई गलती हो गई, अब आप गलती के बाद देख रहे हो कि भाई मेरे से गलती कहां हुई, तो वो हाइंडसाइट है। या रेट्रोस्पेक्ट, पीछे मुड़ के देख रहे हो आप कि भाई गलती क्यों हुई, ठीक है। रेमिनिसेंस मतलब पुरानी चीज को याद करना, रेमिनिसेंस करना, पुरानी चीज को याद करना। नॉस्टैल्जिया मतलब भी होता है पुरानी चीज को याद करना। नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छा वर्ड है। आज मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आज बारिश हो रही है, और कॉलेज में जब बारिश होती थी तो हम फुटबॉल खेला करते थे, तो मुझे कॉलेज की याद आ रही है, तो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं। आफ्टर थॉट मतलब कुछ होने के बाद विचार करना, उसको बोलते हैं आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट, तो ये हो गए इसके उल्टे। तो कहते हैं ना इन हाइंडसाइट या इन रेट्रोस्पेक्ट, या रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं। मतलब जैसे विमान क्रैश हो गया, कोई मान लो कोई विमान है और वो क्रैश हो गया, तो बाद में देखते हैं फिर रेट्रोस्पेक्ट की पीछे मुड़ के कि भाई विमान क्रैश क्यों हुआ, तो पीछे मुड़ के देखना, यानी रेट्रोस्पेक्ट या हाइंडसाइट, इन हाइंडसाइट। If you want to have a successful business, you must have the foresight to plan a profitable long-term strategy. अगर आपको एक सफल व्यापारी बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सफल बिजनेस हो, तो आपके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि आप एक प्रॉफिटेबल यानी लाभकारी लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए रणनीति बना सकें, स्ट्रेटेजी बना सकें। उसको बनाने के लिए की फोरसाइट आपके अंदर होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। Smart people had the foresight to evacuate the area as soon as the media mentioned a possible hurricane. हरिकेन मतलब होता है चक्रवात। तो जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने मीडिया की बात को माना और तुरंत वो एरिया, वो क्षेत्र खाली कर दिया जहां पे हरिकेन आने वाला था। उनके अंदर ये दूरदर्शिता थी कि तुरंत खाली कर दो। अब है नेक्स्ट वर्ड है इवेड। ये हमारा आखिरी वर्ड है आज का, इवेड। इवेड मतलब होता है किसी चीज से बचना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब जो पूरा टैक्स नहीं भरते, टैक्स से बचते हैं, तो टैक्स इवेजन कर रहे हैं वो, ठीक है। टाल मटोल करना, किसी चीज से बच निकलना, किसी चीज का जवाब ना देना। इंटेंशनली, अपनी खुद की इंटेंशन आपकी ऐसी है कि आप उसको एस्केप कर रहे हैं, बच रहे हैं उस चीज से, अवॉइड कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है ना कुछ धूर्तता कर रहे हैं, ट्रिकरी कर रहे हैं जिससे आप उस चीज से बच जाएं। इवेड करना, किसी चीज से, किसी चीज को टालना, किसी चीज से बचना, किसी चीज से भागना, टाल मटोल करना, दृष्टि बचाकर निकल जाना साइड से, राइट, ये सब करना, तो उसको बोलते हैं इवेड करना। एल्यूड, एल्यूड मतलब भी होता है किसी चीज से बचना, एल्यूड, ठीक है ना, एल्यूड। डॉज, डॉज मतलब होता है बहाना करना। मान लो बहुत कॉमन एक वो बताता हूं, ही डॉज्ड माई क्वेश्चन। मैंने उससे एक सवाल किया, वो मेरा क्वेश्चन डॉज कर गया, यानी बहाने से बस वो उसको टाल मटोल करके घुमा गया, जवाब नहीं दिया उसने, झांसा दे गया मुझे, चकमा दे गया मुझे। कतराना, बचना किसी चीज से। डेफर, डेफर मतलब टालना, बाद के लिए टाल दी गई है। ये जो इवेंट था अब डेफर हो गया है, ठीक है ना, डेफर कर दिया गया है। जो गेम्स होने वाले थे 2023 में, अब वो 2024 में डेफर कर दिए गए हैं। डेफरमेंट यानी कि डिले। एवर्ट, एवर्ट मतलब किसी चीज को बचा लेना। जैसे एक मेजर डिजास्टर एवर्ट हो गया आज,
क्योंकि पायलट जो था उसमें सद्बुद्धि थी, पायलट में बहुत ज़्यादा कुशलता थी, तो उसने एक एक्सीडेंट होने से बचा लिया। अ मेजर डिजास्टर वॉज एवर्टेड, एक बहुत बड़ा आपदा या डिजास्टर एवर्ट हो गया, आज बच गया। एवर्ट हो जा, एवर्ट यानी बचना किसी चीज़ से, बच निकालना किसी को। सरकमवेंट, सरकमवेंट मतलब अगेन किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ का जवाब ना देना, किसी चीज़ को एकदम फेस ना करना। इसका उल्टा होगा कन्फ्रंट, कन्फ्रंट करना मतलब किसी चीज़ को फेस करना, किसी चीज़ से टकराना, किसी चीज़ का जवाब देना। जो आपसे प्रश्न पूछा गया आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, मतलब आप उससे बच नहीं रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं, उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, फेस करना, ठीक है, विमुख ना होना, उसका जवाब देना। तो एग्जाम्पल, द पुलिस हैव अश्योर्ड द पब्लिक दैट द एस्केप प्रिजनर्स विल नॉट इवेड रिकैप्चर फॉर लॉन्ग। पुलिस ने पब्लिक को ये अश्योर किया है, ये आश्वासन दिया है, एश्योर करना मतलब आश्वासन देना, ये आश्वासन दिया है कि जो एस्केप्ड प्रिजनर यानी भागे हुए जो कैदी हैं वो दोबारा पकड़ लिए जाएंगे, वो रिकैप्चर यानी रिकैप्चर मतलब दोबारा पकड़ा जाना, उसको इवेड नहीं कर पाएंगे, यानी दोबारा पकड़े जाने से वो बच नहीं पाएंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है। सनी इवेडेड हिज फादर्स क्वेश्चन अबाउट द मिसिंग मनी बाय चेंजिंग द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। सन्नी से उसके पिता ने पूछा कि वो पैसा जो मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है, मिसिंग मनी, तो लेकिन उस क्वेश्चन को वो इवेड कर गया, यानी कि उस क्वेश्चन से वो बच निकला। अब हम देखते हैं हमारा पैरा। ये आपको यहीं वीडियो रोक के पहले पैरा खुद पढ़ना है, फिर आपको जब मैं समझाऊंगा तो देखना है। अ मेटिकुलस बैंकर हु आफ्टर गेटिंग फॉल्सली कन्विक्टेड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ एंड हर लवर वॉज सेंटेंस्ड टू 2 कंसेक्यूटिव लाइफ टर्म्स इन द स्टेट पेनिटेंशियरी। एक बहुत ही मेटिकुलस बैंकर, जो बहुत ही कुशल बैंकर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैंकर था, हार्डवर्किंग बैंकर था, बैंक में काम करता था, उसे झूठे से यानी कि फॉल्सली, बिना किसी उसके सबूतों के उसे कन्विक्ट कर दिया गया, ठीक है, कन्विक्ट कर दिया गया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, ठीक है, और उसने पत्नी और पत्नी के आशिक यानी कि जो पत्नी जिसके साथ इश्क लड़ा रही थी उसका पत्नी का लवर था, दोनों का उसने मर्डर कर दिया। तो उसको 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार लाइफ टर्म दिए गए। एक लाइफ टर्म हर कंट्री में अलग होता है, किसी कंट्री में 15 साल का एक लाइफ टर्म होता है, तो 2 लाइफ टर्म मतलब 30 साल जेल में। तो उसको 2 लगातार लाइफ टर्म दे दिए गए। लगातार मतलब एक 15 साल का, फिर दूसरा 15 साल का लाइफ टर्म। कहाँ पे? स्टेट पेनिटेंशियरी में, उस स्टेट की जेल में। देयर ही वॉज बिफरेंडेड बाय अदर इंटर्नीज, वहां पे उसने दूसरे जो कैदी थे, इंटर्नी थे, उनसे दोस्ती करी। बिफ्रेंड करना किसी को मतलब उससे दोस्ती करना। सम ऑफ हुम वर वंस द कॉन्ट्राबैंड स्मगलर, इनमें से ज्यादातर जो कैदी थे वो कॉन्ट्राबैंड स्मगलर रह चुके थे, यानी वर्जित जो पदार्थ हैं उनका स्मगलिंग करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वॉज लर्निंग हाउ टू डील विद अदर इनमेट्स एंड अडॉप्ट टॉलरेंस। समय के साथ उसने ये सीख लिया कि दूसरे कैदियों के साथ व्यवहार कैसे करना है, डील कैसे करना है, और उसने बहुत ज़्यादा सहिष्णुता को अपनाया, यानी वो टॉलरेंट रहा, काफ़ी किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करी। तो एक तरफ तो वो कैदियों से व्यवहार कैसे करते हैं ये सीख रहा था, लेकिन साइड बाय साइड यानी कोलेटरली वो उसने एस्केप प्लान भी बनाया, यानी जेल से भागने का प्लान भी बनाया, वो उसके बारे में भी सोचता रहा। ही हैड अ हैंकरिंग फॉर एस्केपिंग द जेल सिंस द डे ऑफ हिज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब बंदी बना, जिस दिन उसको बंदी बनाया गया, कैप्टिविटी उसकी की गई, उसको कैप्टिव बनाया गया, उसी दिन से उसके अंदर ये एक तड़प थी कि उसे जेल तोड़ के भागना है। सो ही मेटिकुलसली प्लान टू डिग आउट अ टनल थ्रू द लेबोरेटरी। इसलिए उसने बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलसली यानी कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर प्लान बनाया कि वो एक टनल यानी सुरंग खोदेगा। खोदना मतलब डिग आउट, टू डिग आउट अ टनल, खोदेगा कहाँ से? बाथरूम यानी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब शौचालय, वहाँ से एक वो सुरंग खोदेगा। स्टिकिंग टू हिज प्लान ही केप्ट ऑन डिगिंग दैट टनल इंच बाय इंच। उसने अपने प्लान को पूरा स्टिक किया, मतलब उससे अपने प्लान से वो इधर उधर नहीं हुआ, जो भी उसने सोचा था उसने वही किया। वो धीरे धीरे वो सुरंग खोदता रहा, डिगिंग दैट टनल इंच बाय इंच, एक एक इंच कर वो टनल खोदता रहा, सुरंग खोदता रहा, 20 साल तक सुरंग खोदता रहा। बिकॉज ऑफ हिज फोरसाइटेडनेस वन डे ही फाइनली सक्सेडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन। अपनी दूरदर्शिता के कारण एक दिन वो फाइनली जो है वो जेल से भागने में सफल हो गया। Thus he was able to evade the vigilant eyes of the police, यानी इस तरह से वो इवेड कर पाया, बहुत ही चौकन्ना जो आंखें हैं पुलिस की उसे, यानी पुलिस से वो बच पाया, इवेड कर पाया। गिविंग अप इज ऑलवेज एन ईजी ऑप्शन बट इट कैन नेवर बी द बेटर वन। गिव अप करना मतलब हार मान लेना। हार मानना एक आसान रास्ता होता है, लेकिन वो कभी भी अच्छा रास्ता नहीं होता, बेटर रास्ता नहीं होता। तो ये आपका आज का पैसेज है, और अब हम करेंगे वो जो क्वेश्चन हम करते हैं। हैंकरिंग का उल्टा बताना है, ठीक है। हैंकरिंग मतलब किसी चीज़ के लिए तड़पना, तो इसका उल्टा हो गया लोदिंग, यानी किसी चीज़ को नापसंद करना। कंसेक्यूटिव का सिमिलर मीनिंग बताना है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो गया? रुक रुक के, यानी कि सिमिलर पूछा है
तो स्पोरेडिक उल्टा स्पाज्मोडिक उल्टा हो गया, इंटरमिटेंट उल्टा हो गया, तो आंसर है सिक्वेंशियल। इंटर्न का उल्टा बताना है, ठीक है। इंटर्न का उल्टा क्या होगा? इंटर्न तो जो कैदी हो गया, तो इसका उल्टा एक तरह से हो गया इमेंसिपेट। यहां पे इंटर्न वर्ब की तरह यूज किया है, यानी कि किसी को कैद कर लेना। इमेंसिपेट मतलब किसी को मुक्त कर देना, फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना। इवेड का उल्टा बताना है। इवेड मतलब किसी चीज से बचना, और उसका सामना करना मतलब कन्फ्रंट। तो कन्फ्रंट मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, इवेड मतलब किसी चीज से बचना, तो इवेड का उल्टा कन्फ्रंट हो गया। उसके बाद कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम बताना है, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड मतलब वर्जित पदार्थ, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? अप्रूव्ड मतलब जो अप्रूव्ड है, परमिटेड है या प्रिस्क्राइब्ड है, नहीं, तो आंसर हो गया प्रोस्क्राइब्ड। प्रोस्क्राइब हो गया इसका सिनोनिम। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 22। मिलेंगे बहुत जल्दी वोकैबुलरी के वीडियो नंबर 23 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।